नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में पुनरुद्धार किए गए श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया। राष्ट्र आज 2001 के संसद आतंकी हमलों के शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है। सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय अनुसूचित जाति जनजाति पर अत्याचार के खिलाफ राष्ट्रीय हेल्पलाइन की शुरुआत करेगा। लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री ने कहा, पिछले 6 वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कोई पद या रिक्तियां खत्म नहीं की गई हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 133 करोड़ 24 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.37% हुई। मदुरई में मीनाक्षी मंदिर आज से आम लोगों के दर्शनार्थ खोला गया। श्रीनगर शहर के बाहरी क्षेत्र रंगरेथ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी ढेर। G7 देशों ने चेतावनी दी कि यूक्रेन पर आक्रमण होने की स्थिति में रूस को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। भारत की हरनाज संधू 2021 की मिस यूनिवर्स चुनी गई। भारतीय क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना होने से पहले 3 दिन के पृथकवास में रहेगी। दोपहर समाचार में मुकेश कुमार के साथ मैं कनकलता। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष का आह्वान करने के लिए कुंदरा घोषणा किसने की थी? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष का आह्वान करने के लिए कुंदरा घोषणा किसने की थी? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं, amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। ईमेल एक बार फिर सुन लें, amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पुनरुद्धार किए गए श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री इस समय उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी विश्वनाथ आने से हमें अलौकिक ऊर्जा मिलती है। हमारे पुराणों में कहा गया है कि जैसे ही
कोई काशी में प्रवेश करता है, सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान विश्वेश्वर का आशीर्वाद, एक अलौकिक ऊर्जा यहाँ आते ही हमारे अंतर आत्मा को जागृत कर देती। और आज तो इस चीर चैतन्य काशी की चेतना में एक अलग ही स्पंदन है। आज आदि काशी की अलौकिकता में एक अलग ही आभा है। आज शाश्वत बनारस के संकल्पों में एक अलग ही सामर्थ्य दिख रहा है। हमने शास्त्रों में सुना है, जब भी कोई पुण्य अवसर होता है तो सारे तीर्थ, सारी देवीय शक्तियां बनारस में बाबा के पास उपस्थित हो जाती है। कुछ वैसा ही अनुभव आज मुझे बाबा के दरबार में आकर हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि जो इस यज्ञ के साक्षी बने हैं, मैं उन सभी को प्रणाम करता हूं। हम बाबा विश्वनाथ दरबार से देश दुनिया के उन श्रद्धालु जनन के प्रणाम करत है, जो अपने अपने स्थान से इस महायज्ञ के साक्षी बनत होन। हम आप सब काशीवासी लोगन के प्रणाम करत है, जिनके सहयोग से इस शुभ घड़ी आयल है। हृदय गदगद है, मन आह्लादित है। आप सब लोगन के बहुत बहुत बधाई। इस प्रधानमंत्री ने कहा कि बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद सभी के लिए है। बाबा विश्वनाथ सबके हैं, मां गंगा सबकी है, उनका आशीर्वाद सबके लिए है। लेकिन समय और परिस्थितियों के चलते बाबा और मां गंगा की सेवा की ये सुलभता मुश्किल हो चली। यहाँ हर कोई आना चाहता था, लेकिन रास्तों और जगह की कमी हो गई थी। बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगों के लिए यहाँ आने में बहुत कठिनाई होती थी। लेकिन अब विश्वनाथ धाम परियोजना के पूरा होने से यहाँ हर किसी के लिए पहुंचना सुगम हो गया है। हमारे दिव्यांग भाई बहन, बुजुर्ग माता पिता सीधे बोर्ड से जेटी तक आएंगे। जेटी से घाट तक आने के लिए भी एस्केलेटर लगाए गए हैं, वहां से सीधे मंदिर तक आ सकेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री काल भैरव मंदिर पहुंचे, जिन्हें काशी का रक्षक माना जाता है। उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना भी की। आज शाम रोरो पोत से श्री मोदी गंगा आरती देखेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री काशी विश्वनाथ धाम के पहले चरण का निर्माण कार्य 3 अरब 39 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया है। काशी विश्वनाथ धाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री ने मार्च 2019 में काशी विश्वनाथ धाम परियोजना की आधारशिला रखी थी। इस परियोजना से काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा घाट से जोड़ा गया है। उद्घाटन समारोह के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और प्रेरणा से ये पावन दिवस आया है। हम सब जानते हैं काशी बाबा विश्वनाथ का पावन धाम है, लेकिन 1000 वर्षों से जिन विपरीत परिस्थितियों का सामना काशी ने किया, उन विपरीत परिस्थितियों का साक्षी न केवल काशीवासी बल्कि हर भारतवासी रहा है। यद्यपि 1777 से 80 के बीच में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर जी ने यहाँ पर बाबा विश्वनाथ की पुनर्स्थापना में उस समय बहुत ही योगदान दिया था। महाराजा रणजीत सिंह जी ने मंदिर को स्वर्ण मंडित करने में अपना योगदान दिया। ग्वालियर की महारानी ने भी उस कालखंड में अपना योगदान दिया। लेकिन ये भव्य स्वरूप इस रूप में परिकल्पित होगा या साकार होता हुआ दिखाई देगा। आज पूज्य संत जन अपनी आंखों से इन सब चीजों को देख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी जब वाराणसी आए तो उन्होंने भी काशी को स्वच्छ बनाने का सपना देखा था और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सपना साकार किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं,
साथ सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास। आज हर क्षेत्र में डिजिटल इंडिया के प्रयास से जिंदगी आसान हो रही है। उद्योग और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। कल्याणकारी योजनाओं से समाज के हर वर्ग तक लाभ पहुंच रहा है। सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी से पूरा देश जुड़ रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतरिक्ष में देश नई ऊंचाइयां छू रहा है। देश तरक्की कर रहा है, जिसमें आपका योगदान है आपका अग्रिम आयकर। अपने आयकर की कुल अग्रिम राशि का 75% 15 दिसंबर 2021 तक अवश्य जमा करें। कंपनी, कॉर्पोरेट्स या फिर वो व्यक्ति जिनकी TDS, TCS कटने के बाद भी कर देयता रुपए 10,000 या उससे अधिक है, तो फिर उनको एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। अधिक जानकारी और टैक्स जमा करने के लिए विजिट करें www.incometax.gov.in। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्र आज 2001 के संसद आतंकी हमलों के शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है। संसद पर आतंकवादी हमले की 20वीं बरसी पर दोनों सदनों ने लोकतंत्र की रक्षा में प्राणों की आहुति देने वालों को आज श्रद्धांजलि दी। संसद के दोनों सदनों ने आतंकवाद से लड़ने के अपने दृढ़ संकल्प को भी दोहराया। 2001 में आज ही के दिन आतंकवादियों ने संसद पर आतंकी हमले की कोशिश की थी, लेकिन देश के बहादुर जवानों की समय पर कार्रवाई से उनके नापाक इरादों को विफल कर दिया गया। आज राज्यसभा की बैठक शुरू होते ही सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सदन हमारे सुरक्षा कर्मियों के सर्वोच्च बलिदान को कृतज्ञता के साथ याद करता है। उधर लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संसद की सुरक्षा में लगे जवानों, दिल्ली पुलिस और CRPF के सुरक्षा कर्मियों ने लोकतंत्र के मंदिर की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य केंद्रीय मंत्रियों तथा सांसदों ने बहादुर सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ट्वीट में राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा कृतज्ञ रहेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया के सभी देशों को एकजुट होकर आतंकवाद की बुराई से निपटना चाहिए। ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा और सर्वोच्च बलिदान सभी नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य सांसदों ने 2001 में संसद आतंकी हमले में जान गंवाने वाले शहीदों को संसद भवन परिसर में श्रद्धांजलि अर्पित की। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में पुनरुद्धार किए गए श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया। राष्ट्र आज 2001 के संसद आतंकी हमलों के शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अनुसूचित जाति जनजाति पर अत्याचार के खिलाफ राष्ट्रीय हेल्पलाइन की शुरुआत करेगा। लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री ने कहा, पिछले 6 वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कोई पद या रिक्तियां समाप्त नहीं की गई हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 133 करोड़ 24 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.37% हुई। मदुरई में मीनाक्षी मंदिर आज से आम लोगों के दर्शनार्थ खोला गया। श्रीनगर शहर के बाहरी क्षेत्र रंगरेथ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी ढेर। G7 देशों ने चेतावनी दी कि यूक्रेन पर आक्रमण होने की स्थिति में रूस को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। भारत की हरनाज संधू 2021 की मिस यूनिवर्स चुनी गईं और भारतीय क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना होने से पहले 3 दिन के पृथकवास में रहेगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर अत्याचार के खिलाफ आज एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन की शुरुआत की जाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस हेल्पलाइन की शुरुआत कर रहा है। ये कानून अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए लाया गया था। ये हेल्पलाइन 24 घंटे टोल फ्री नंबर 14566 पर उपलब्ध रहेगी। केंद्र ने कहा है कि वित्त वर्ष 2021-22 में सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों के निजीकरण संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने अभी कोई फैसला नहीं किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में लिखित उत्तर में बताया कि सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए केंद्रीय बजट में सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों के निजीकरण की घोषणा की थी।
उन्होंने कहा कि निजीकरण के लिए संबंधित मंत्रिमंडल समिति को इस संबंध में फैसला करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकार ने आज कहा कि पिछले 6 वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कोई पद या रिक्ति समाप्त नहीं की गई है। वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भगवत कराड़ ने आज लोकसभा में बताया कि इस वर्ष 1 दिसंबर को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 8,05,000 स्वीकृत पद थे और 41,177 रिक्तियां थीं। डॉक्टर कराड़ ने कहा कि स्वीकृत पदों की तुलना में 95% पद भरे हुए हैं। सरकार ने आज कहा कि क्रिप्टो करेंसी और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक मंत्रिमंडल के विचाराधीन है। लोकसभा में लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि मौजूदा क्रिप्टो करेंसी देश में विनियमित नहीं है। राज्यसभा की कार्यवाही 12 सदस्यों के निलंबन को लेकर विपक्षी दलों के हंगामे के कारण 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद कार्यवाही फिर शुरू होने पर सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वो स्वयं सदस्यों के निलंबन पर गतिरोध को हल करने के लिए विपक्षी सदस्यों के पास गए थे। श्री गोयल ने कहा कि निलंबित सदस्यों ने संसद के मॉनसून सत्र के अंतिम दिन के दौरान अपने अभद्र व्यवहार से सदन की छवि खराब की है। उन्होंने कहा कि इन सांसदों ने अब तक माफी भी नहीं मांगी है। इस बीच उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल जारी रखने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 133 करोड़ 24 लाख कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इस समय 91,456 लोगों का इलाज चल रहा है। कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.37% है। पिछले 24 घंटे में कुल 7,973 लोग स्वस्थ हुए। बृहन मुंबई नगर निगम ने कोविड टीकाकरण कार्यक्रम में तेजी लाने के प्रयास किए हैं। नगर निगम ने टीकाकरण में तेजी लाने के लिए कई उपाय किए हैं। नगर निकाय ने आगामी कुछ दिनों में कई क्षेत्रों में रात्रि टीकाकरण आयोजित करने की योजना बनाई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। ये आकाशवाणी है। आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति धरोहर में स्वतंत्रता आंदोलन के उन भाषणों, नारों और कविताओं से नई पीढ़ी को परिचित कराया जाता है जिन्होंने आजादी के दीवानों में उत्साह का संचार किया था। धरोहर प्रत्येक सोमवार परिक्रमा कार्यक्रम में प्रसारित किया जाता है। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास। तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर, हर सोमवार। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। This Constituent Assembly declares its firm and solemn resolve 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। proclaim India as an independent sovereign republic and to draw up for her future governance a constitution
ये प्रस्ताव उन लोगों की आकांक्षा था जो संविधान बना रहे थे और बाद में यही प्रस्ताव भारतीय संविधान की प्रस्तावना बना। सभा में 16 और 19 दिसंबर के बीच इस प्रस्ताव पर व्यापक बहस हुई। 21 जनवरी 1947 को एक बार फिर प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इस विचार विमर्श के दौरान संविधान सभा में प्रस्ताव के उद्देश्यों और संबंधित राजनीतिक संदर्भ के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। इनमें रजवाड़ों की रियासतों के भारत में विलय के बाद की स्थिति, संघवाद, अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सामाजिक आर्थिक अधिकार जैसे पहलू भी शामिल थे। विभिन्न चर्चाओं में व्यापक विचार विमर्श के बाद अंत में 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सदस्यों को संकेत दिया कि प्रस्ताव पर मतदान करने का समय आ गया है। उन्होंने अंग्रेजी और हिंदी में प्रस्ताव पढ़ा। श्री मोहनलाल सक्सेना ने उसका उर्दू अनुवाद पढ़ा। उसके उपरांत संविधान सभा के सदस्यों ने मतदान किया और सभी सदस्यों ने खड़े होकर प्रस्ताव स्वीकार किया। इस प्रस्ताव का उद्देश्य भारत की भावी तस्वीर की कल्पना करना था। संविधान कुछ लोगों ने बनाया जो सभा में उपस्थित थे, लेकिन वो प्रत्येक भारतीय का संविधान था। We, the people of India. हम भारत के लोग। संविधान अनेक भारतीयों की आकांक्षा है और ये कहानी इन प्रस्तावों से शुरू हुई थी जो बाद में भारत के संविधान की प्रसिद्ध प्रस्तावना के रूप में सामने आई। आज हम जाने माने गांधीवादी, स्वाधीनता सेनानी और पूर्व प्रशासनिक अधिकारी लक्ष्मी चंद जैन को भी याद कर रहे हैं। उनका जन्म 13 दिसंबर 1925 को वर्तमान राजस्थान के बहादुरपुर क्षेत्र में हुआ था। युवावस्था में ही लक्ष्मी चंद ने 1942 के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। बाद में उन्हें 1947 में उत्तरी दिल्ली के किंग्सवे कैंप में शरणार्थियों के शिविर की जिम्मेदारी सौंपी। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत वे प्रशासनिक सेवा में शामिल हो गए और कई बार योजना आयोग के सदस्य रहे। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय उच्चायुक्त रहे, बांधों पर वैश्विक आयोग के सदस्य रहे और भारतीय सहकारी संघ तथा अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के सचिव भी रहे। लक्ष्मी चंद जैन देश में पहले सहकारी नेताओं में से एक थे और उन्होंने भारतीय सहकारी संघ के गठन में कमला देवी चट्टोपाध्याय की सहायता की और इसके सिद्धांत हस्तशिल्प उद्योग में लागू किए। अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के सचिव के रूप में उन्होंने विकेंद्रीकृत उत्पादन को बढ़ावा दिया और स्वरोजगार में लगे बुनकरों, बढ़ई और धातुकारों को प्रशिक्षण, तकनीकी सेवाएं और ऋण उपलब्ध कराने के कार्य किए। स्वाधीनता संघर्ष की विरासत को जीवित रखने के लिए लक्ष्मी चंद के प्रयासों के कारण उन्हें 1988 में मैग्सेसे अवार्ड प्रदान किया गया। उन्हें मरणोपरांत 2011 में पद्म विभूषण के लिए चुना गया, लेकिन उनके परिवार ने ये पुरस्कार स्वीकार करने से मना कर दिया क्योंकि वे राजकीय सम्मान के खिलाफ थे। 14 नवंबर 2010 को नई दिल्ली में लक्ष्मी चंद जैन का निधन हो गया। महान भारतीय नागरिक और मातृभूमि के प्रेमी को हमारा शत शत नमन। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। तमिलनाडु के मदुरई में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर आज से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। मंदिर प्रशासन ने कल कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र के साथ मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी। राज्य सरकार ने कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए विभिन्न स्थानों पर जागरूकता संदेश लगाए हैं। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के रंगरेथ में आज दोपहर बाद सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। पुलिस सूत्रों के अनुसार इस इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों ने संयुक्त रूप से तलाशी अभियान चलाया। संयुक्त दल के संदिग्ध स्थल पर पहुंचते ही छिपे हुए आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकवादी मारे गए। इनकी पहचान की जा रही है। समाचार मिलने तक तलाशी अभियान जारी था। भारत की हरनाज संधू 2021 की मिस यूनिवर्स चुनी गई हैं।
21 वर्षीय हरनाज ने आज सुबह इजराइल के इलियट में आयोजित प्रतियोगिता में मिस यूनिवर्स का ताज जीता। प्रतियोगिता के अंतिम दौर में सवालों का जवाब देते हुए मिस यूनिवर्स हरनाज संधू ने कहा कि आज युवाओं को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। The biggest pressure the youth of today is facing is to believe in themselves, to know that you are unique and that's what makes you beautiful. Stop comparing yourself with others and let's talk about more important things that's happening worldwide. I think this is what you need to understand. Come out, speak for yourself because you are the leader of your life. You are the voice of your own. I believed in myself and that's why I'm standing here today. Thank you. हरनाज संधू ने पराग्वे और दक्षिण अफ्रीका की प्रतियोगियों को हराकर ताज जीता है। मौजूदा मिस यूनिवर्स मैक्सिको की एंजिया मेजा ने अपने उत्तराधिकारी को ताज पहनाया। 7 देशों के समूह ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन पर हमला करने पर रूस को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक ब्रिटेन के लिवरपूल शहर में आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान कल G7 के शिष्टमंडल ने यूक्रेन के निकट रूसी सैनिकों की तैनाती की एक मत से निंदा की और रूस से सैनिकों को पीछे हटाने को कहा। G7 के प्रतिनिधियों ने यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति वचनबद्धता की पुष्टि की है। भारतीय क्रिकेट टीम बुधवार को दक्षिण अफ्रीका रवाना होने से पहले मुंबई में 3 दिन तक पृथकवास में रहेगी। भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका में 3 टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच खेलेगी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच सेंचुरियन में 26 दिसंबर से शुरू होगा। दूसरा मैच जोहानिसबर्ग में और तीसरा और अंतिम मैच केप टाउन में खेला जाएगा। उत्तराखंड भाजपा के वरिष्ठ नेता हरबंस कपूर का निधन हो गया है। वे 75 वर्ष के थे। मृत्यु का कारण दिल का दौरा पड़ना बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा नेता हरबंस कपूर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि वे एक वरिष्ठ विधायक और प्रशासक थे। दिवंगत नेता को उनकी जनसेवा और समाज कल्याण के लिए हमेशा याद किया जाएगा। अमेरिका के केंटकी में आए भीषण तूफान में मरने वालों की संख्या 100 से अधिक हो सकती है। केंटकी के गवर्नर एंडी बेशियर ने बताया कि तूफान से प्रभावित लोगों के जीवित बचे होने की उम्मीद काफी कम है। उन्होंने कहा कि राज्य के इतिहास में ये सबसे विनाशकारी तूफान है। इसमें कम से कम 80 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। अन्य 4 राज्यों में 14 लोगों की मौत की खबर है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने केंटकी में एक बड़ी संघीय आपदा की घोषणा की है और प्रभावित इलाकों में सहायता के आदेश दिए हैं। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राजधानी दिल्ली में हल्का कोहरा छाया रहा। मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में बादल छाए रहेंगे। श्रीनगर और मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ वर्षा या आंधी चलने का अनुमान है। जम्मू, गिलगित और लेह में मौसम साफ रहेगा। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न एक बार फिर सुन लें। ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष का आह्वान करने के लिए कुंदरा घोषणा किसने की थी? अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में पुनरुद्धार किए गए श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया। राष्ट्र आज 2001 के संसद आतंकी हमलों के शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है। सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय अनुसूचित जाति जनजाति पर अत्याचार के खिलाफ राष्ट्रीय हेल्पलाइन की शुरुआत करेगा। लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री ने कहा, पिछले 6 वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कोई पद या रिक्तियां खत्म नहीं की गई हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 133 करोड़ 24 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.37% हुई। मदुरई में मीनाक्षी मंदिर आज से आम लोगों के दर्शनार्थ खोला गया। श्रीनगर शहर के बाहरी क्षेत्र रंगरेथ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी ढेर। भारत की हरनाज संधू 2021 की मिस यूनिवर्स चुनी गईं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।